गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले, ये शब्द कुछ अराजक तत्वों का होता है जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैज्ञानिकता बताने जा रहा हूँ, जो वे अज्ञानी है उनको जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, वो हमें सीधा बोलते हैं कि गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले, यहाँ पे गौमूत्र भी नहीं बोलते। तो मैं गोबर और मूत्र की, जो हमारे गौमूत्र की थोड़ा सा वैज्ञानिकता बताता हूँ और लास्ट में बताऊँगा कि हम उसको एक लाइन में कैसे चुप करा सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को 2 गुने स्पीड में देखना ताकि आपके लिए टाइम क्या है, आधी हो जाए, ठीक है। तो देखो, वो लोग मूत्र मूत्र पीने वाले सीधा बोलते हैं, ठीक है। हम सनातनियों को बोलते हैं कुछ अराजक तत्व, ठीक है। तो इसमें देखो, गौमूत्र से शुरू करता हूँ मैं वैज्ञानिकता, फिर लास्ट में एक लाइन में क्या बोलना है यह बताऊंगा। गौमूत्र, गौमूत्र हम डायरेक्ट नहीं पीते, सीधे नहीं पीते। क्या करते हैं हम, अर्क निकालते हैं। अर्क क्या होता है, यह शुद्ध प्लस केंद्रित होता है। कौन सा, अर्क में शुद्धिकरण किया जाता है किसका, गौमूत्र का, जिसमें दुर्गंध भी नहीं आते और अवांछित जो कण होते वह भी नहीं आते, ठीक है। दूसरा, केंद्रित तत्व ही आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। तो ये गौमूत्र में हम केवल अर्क को ग्रहण करते हैं, हम सीधे मूत्र नहीं पीते। देखो, अर्क निकालना एक वैज्ञानिकता है, ऐसा नहीं कि आप अर्क को सीधे निकालेंगे। अर्क को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मूत्र चूंकि तरल होता है, इसे गर्म करके क्या करते हैं, जो वाष्प बनते हैं उसको ठंडा करके, तो जब ठंडा करते हैं तो अर्क होता है, ठीक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखो, मूत्र और गोबर जैसे जो अपवित्र तत्व है उसमें भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तत्व ढूंढ लिए हैं। इसमें क्या क्या होता है पता है। पहला, आपको यह पता चलेगा यहाँ की कि कहीं पे आपने पढ़े होंगे कि गौमूत्र जो होता है, जो हमारी देसी गाय, वो कैंसर के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। कैंसर के लिए उपयोगी होते हैं लेकिन दवाई नहीं है। कैसे उपयोगी है पता है, कैंसर प्लस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए उपयोगी होते हैं। कैसे, या अन्य जो बीमारियां उसमें उपयोगी होते हैं, कैसे बताता हूँ। देखो, अर्क में जब अर्क में गोमूत्र अर्क में क्या होता है, एक तत्व पाया जाता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन ये जो होता है वह वो कर देता है, ये कहें कि ये बायो एनहैंसर होते हैं, जो कहें कि ये कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली आपने पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली जो होती है उसकी दीवार, मतलब छोटी छोटी जो छिद्र होती है, जैसे ये कोशिका है, यहाँ पे छोटी छोटी छिद्र होती है जो दवाइयाँ जाती है अंदर, उसको ना ये बड़ा बड़ा बना देती है, जिससे कोशिका के द्वार को खोल देती है, कह रहा हूँ मैं ये, ठीक है। कौन सा, ये क्रिएटिनिन और इसके साथ इससे उत्पन्न होने वाले अन्य यौगिक। तो जब गो अर्क के साथ कैंसर की दवाई और एंटीबायोटिक को दिया जाता है, तो कैंसर, चूंकि क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक झुंड होता है कैंसर, ठीक है, ऊतक होता है ये, तो वहाँ तक दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ नहीं पहुँच पाती, उसके लिए कुछ यौगिक यूज़ किए जाते हैं, क्रिएटिनिन जैसे। तो ये हमारे गोमूत्र के अर्क में पाया जाता है। ये छिद्र को बड़ा कर देता है, जिससे ये कैंसर की दवाई इस कोशिकाओं तक पहुँच जाती है, जिससे यहाँ पे ये क्रिया करना शुरू कर देता है कैंसर की दवाई। इसलिए गोमूत्र क्या है, कैंसर की दवाई में उपयोगी होते हैं। कैंसर की खुद दवाई नहीं है गोमूत्र अर्क। इसी प्रकार एंटीबायोटिक छिद्र को पार करके क्या होता है कि क्रिएटिनिन जो होता है कोशिका झिल्ली की
पारगम्यता गम्यता को बढ़ा देता है। पारगम्यता मतलब यहाँ से आना जाना, मतलब इस झिल्ली से इस पार आने जाने को पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, तो अंदर जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसी चीज़ को बढ़ा देता है क्या, क्रिएटिनिन, जो गोमूत्र अर्क में पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, कैंसर और एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो अधिक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। एंटीबायोटिक में कहा जाता है 5 से 8 गुना बढ़ जाता है एंटीबायोटिक की प्रभावशीलता, वैसे ही कैंसर की भी बढ़ जाती है। कैंसर सीधे दोगे तो क्या है, कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए क्रिएटिन जैसे दवाइयाँ तो मिलानी ही पड़ेगी, कैंसर की दवाई में साथ में लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे ये गौमूत्र में पाया जाता है। तो ये है, कैंसर की दवाई नहीं है लेकिन एंटीबायोटिक और कैंसर में उपयोगी होते हैं। ये आपने हमेशा सुना होगा कि अर्क जो होता है एंटी फंगल प्लस ये एंटी क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल तो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। और अर्क में क्या होता है, आयरन भी पाया जाता है, गोल्ड का मतलब सोने का ना, लवण भी पाया जाता है किसमें, अर्क में, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा हमारा ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और भूख को भी तेज करता है अर्क। चौथा बात बताता हूँ, ये हमारे रक्त को शुद्ध भी करता है, जैसे कुछ दवाइयाँ आता है सिरप जो रक्त को शुद्ध करने के लिए करता है, जैसे क्या चेहरे में जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो गो अर्क वही कार्य करता है। खून की शुद्धि करता है, यानी शरीर की जो विष होता है उसको बाहर निकाल देता है। जो अनुलोम विलोम कार्य करता है वही अर्क भी करता है, रक्त शोधन का कार्य करता है। तो ये है, तो अधिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये गोमूत्र का कार्य है, कैंसर में उपयोगी नहीं है, कैंसर और एंटीबायोटिक में उपयोगी है, खुद दवाई नहीं है। और गो अर्क को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में अमृत बताए, क्योंकि बहुत सारे इसका क्या है रोगों में उपयोग होता है, सभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अब सीधा गोबर का बता रहा हूँ। देखो, गोबर हम ना लिपने के लिए करते हैं, लिपने के लिए, सीधा खाने के लिए नहीं करते, प्लस कृषि खाद के रूप में उपयोग करते हैं जो हमारे शास्त्रों में है। और अराजक तत्व सीधा बोलते गोबर खाने वाले मूत्र पीने वाले करके। तो देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिकता ढूंढी है इन दोनों अपवित्र तत्वों में भी, लेकिन उनके पूर्वज क्या है, किसी भी वैज्ञानिक कार्य नहीं किए, कोई शोध कार्य नहीं किए, और सदियों तक ऐसे ही चलता आ रहा है उनका जीवन, बस आना जाना लगा है। कोई शिक्षा, यहाँ तक कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षा पद्धति भी नहीं बनाए, शिक्षित करने के लिए भी नहीं बनाए। और हमारे में तो देखो, हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिकता वाले कार्य करते हैं। अर्क निकाल दिए, ठीक है, अर्क निकालेंगे तो कैसे ये लोग जान गए हमारे ऋषि मुनि, मतलब ये क्या है, मानव शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी चीज़ों को इस अपवित्र चीज में भी ढूंढ लिए, इतनी वैज्ञानिकता, ठीक है। वैसे ही गोबर में भी, गोबर में लिपने से जिस क्षेत्र को लिपे वहाँ पे क्या हो जाता है, वो हो जाता है शुद्धिकरण हो जाता है। कृषि में तो आपको पता है गोबर खाद जो होता है वह वरदान ही मानो, क्योंकि मिट्टी का निर्माण करता है, कृषि में ये मिट्टी का ही निर्माण करता है गोबर खाद। अब जरा सोचो, मिट्टी ही नहीं रहेगा तो आप कृषि कैसे करोगे, और गोबर ही मिट्टी का निर्माण करता है। अगर आप यूरिया डीएपी पोटाश डालोगे तो वो मिट्टी का निर्माण नहीं करता, डायरेक्ट पौधे में चला जाता है और आपके भोजन में आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप गोबर खाद नहीं डालोगे मिट्टी में तो वो रेतीला हो जाएगा, कंकड़, क्योंकि जो मिट्टी जैसे चीज़ दिखाई देता है भूरी भूरी काली काली, वो सही मायने में मिट्टी, मतलब मिट्टी क्या है पता है, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी जिसमें 114 से 118 क्या होते तत्व होते,
उन सबों को आवश्यक मात्रा में मिला देंगे ना तो मिट्टी जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं है, वो तत्वों का मिश्रण होता है। वो सही मायने में मिट्टी नहीं है, वो तत्वों का मिश्रण है। वही तत्व हमारे शरीर में आता है भोजन में। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो लिपने के कार्य में क्या है, शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, गोबर एंटी उसमें कुछ और चीज़ें पाई जाती है, जैसे ये भी वहाँ की बैक्टीरिया जो है सारी मर जाती है वहाँ की। तो ये शुद्धिकरण के लिए ही कार्य किया जाता है, फंगल भी मर जाते हैं। ठीक है, वायरस का मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो यह देखो, और एक चीज़ और देखो, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, गोबर खाने वाले पे बता रहा हूँ, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, भारत का बता रहा हूँ। ठीक है, हम लगभग ना 32.6 किलोग्राम हम पोटाश, डीएपी और यूरिया खा रहे हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति एक साल में खा रहे हैं इतना, हमारे देश में, भारत में वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम किसको डालते हैं, ये यूरिया के लिए है, पोटाश के लिए है और डीएपी के लिए, हम तीनों को खाते हैं। ठीक है, राखड़ भी आता है। तो इन सब मिला के 32 किलोग्राम लगभग खाते हैं एक साल में एक व्यक्ति। तो जब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम यूरिया खाते हैं, पोटाश खाते हैं, डीएपी खाते हैं, तो हम गोबर खाद को भी तो मिट्टी में डालते हैं, और ये भी पौधों का अंग बनते हैं, आगे चलकर फल प्लस बीजों का निर्माण करते हैं जिसे हम खाते हैं। तो एक प्रकार से हम गोबर भी तो खा रहे हैं। गोबर अधिक मात्रा में डाला जाता है ताकि वो मिट्टी का निर्माण कर सके, जल को रोक कर रख सके। तो इस तरह देखो वैज्ञानिकता कितनी है। केवल हम यूरिया, पोटाश, डीएपी नहीं खाते, साथ में हम गोबर भी खाते हैं। डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट यूरिया को नहीं खा रहे हैं, ये हमारे भोजन के रूप में आ जाता है। वैज्ञानिक सीधा बोलते हैं हम इतने किलो यूरिया खा रहे, इतने किलो पोटाश खा रहे हैं, इतने किलो डीएपी खा रहे प्रति साल, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसमें गोबर खाद भी तो होता है भाई। ठीक है, तो यही वैज्ञानिकता है। तो लास्ट में यही हम बोलेंगे कि जो बोलेंगे ना कि गोबर खाने वाले, मूत्र खाने वाले, हम सनातनियों को कहा जाता है। कमेंट में भर भर के टाइप करते हैं वो लोग। तो ये है कि सीधा जवाब कि हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिकता है, हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिकता है। और तुम्हारे पूर्वजों ने किसी भी कोई भी वैज्ञानिक कार्य नहीं किए। और हम ये कह सकते हैं कि गोबर मूत्र जैसे अपवित्र तत्वों में भी मानव शरीर और मिट्टी के लिए स्वास्थ्यकारी तत्वों को ढूंढा। यह हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिकता है। तुम्हारे पूर्वज शिक्षा पद्धति और कोई भी क्या बोलते हैं, अपने ही बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी विषय या भाषा पर शोध नहीं किए। पूरे सदियों तक चलता आ रहा है उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, और केवल ब्राह्मणों को कोसने में समय बिता दिए, लेकिन कोई वैज्ञानिकता नहीं, कोई शोध कार्य नहीं किए। और हमारे वैज्ञानिकता पे आज प्रश्न चिन्ह खड़ा करें अज्ञानतावश। तो ये है, तो यही कहना कि ये हमारी वैज्ञानिकता है, ये हमारी मानव शरीर और मिट्टी को बनाए रखता है। ठीक है, ये हमारी वैज्ञानिकता ही कहना। हम सीधे नहीं लेते, जो हम खाद और अर्क बना कर लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तुम्हारे कोई भी कार्य नहीं किया वैज्ञानिक, न शोध किए, ऐसे ही चलता आ रहा है कहोगे तो चुप हो जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा ही कहना।